ठीक है जी। अच्छा जी, बजट कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रोडक्ट के लिए। लेट्स सपोज कोई भी प्रोडक्ट है हमारे पास, हमने गार्लिक प्रेस को ही देखा था, ठीक है। तो एक तो चीज़ है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों ने उसकी अगर आप लोग नहीं करवा रहे हैं, आप लोग लोकल इन्वेंट्री नहीं मंगवा रहे हैं, आप लोग इंटरनेशनल शिपमेंट पे ही बिलीव रखते हैं, ठीक है, तो हम लोग इंटरनेशनल शिपमेंट की कैलकुलेशन ही करेंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी पीछे से चाइना से देखेंगे कि हमें इन्वेंट्री कितने में मिल रही है, ठीक है। एक तो वो चीज़ करनी है हमने सबसे पहले, और सोर्सिंग। अब यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग फ्राइड पाउडर का मैसेज कर लें, ठीक है, और उनसे पता करवा लें कि पर केजी के ऊपर हमें एक आइडिया दे दें कि पर केजी के ऊपर आप कितने चार्ज कर रहे हैं फॉर यूएई दुबई। एड्रेस भी दे देना, दुबई का एड्रेस है, ठीक है। उसके ऊपर आप पर केजी के ऊपर कितना चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिहाज से फिर आप देख लें कि आपकी प्रोडक्ट की क्या वेट है, ठीक है। मतलब अगर आपकी प्रोडक्ट का वेट है 0.2 किलोग्राम, ठीक है, और वो आपको कहते हैं कि हम आपको $2 में शिपमेंट कर देंगे पर किलोग्राम के ऊपर, ठीक है। 0.2 को मल्टीप्लाई करा लें फिर 2 के साथ, तकरीबन वो 0.4 बन जाता है, ठीक है। तो $0.4 आपके शिपिंग चार्जेस होंगे, ठीक है। जो कि जितने भी दिरहम बनते हैं उसको दिरहम में कन्वर्ट कर लें, वो आपके आपके शिपिंग चार्जेस होंगे। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस आपको आपके लिस्टिंग से पता लग जाएंगे, जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि अभी हम लोगों ने आइडिया ले रहे हैं। तो आप लोग अपने जो सप्लायर है, चाइना का सप्लायर है, उसकी लिस्टिंग से ही, जो एक तो मिनिमम वाली प्राइस होती है, एक मिनिमम वाली मैक्सिमम वाली प्राइस होती है, तो आप मैक्सिमम वाली प्राइस को देखते हुए पर पीस की उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऐड कर लें। दो चीजें ऐड हो जानी है हमारी, एक हो जानी है हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, एक हो जानी है हमारी शिपिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद रेफरल फीस, फुलफिलमेंट फीस और मैन्युफैक्चरिंग फीस आ जाती है हमारी। लैंडिंग कॉस्ट किसको कहते हैं? लैंडिंग कॉस्ट कहते हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग फीस और शिपमेंट फीस को। तो अगर मैं लैंडिंग कॉस्ट का नाम लूँ ना, तो उसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं करनी आप लोगों ने कि लैंडिंग कॉस्ट क्या चीज़ है। लैंडिंग कॉस्ट कहते हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग फीस को और शिपिंग फीस को। मैन्युफैक्चरिंग फीस और शिपिंग फीस को एडिशन करें ना, उनको ऐड करें, तो इक्वल टू बनता है हमारी लैंडिंग कॉस्ट के अंदर। तो लैंडिंग कॉस्ट हमारी शिपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग फीस और शिपमेंट फीस, इनको आप लोगों ने ऐड करके यहाँ पे बता देना है। FBA फीस, टोटल FBA फीस, टोटल FBA फीस। जब मैं टोटल FBA फीस कहता हूँ ना, तो उसके अंदर रेफरल फीस भी होगी, उसके अंदर फुलफिलमेंट फीस भी होगी, उसके अंदर स्टोरेज फीस भी होगी। तो जो टोटल FBA फीस की आप लोगों ने एस्टिमेशन लगानी है ना अपनी यूएई मार्केट के लिए और सऊदीया मार्केट के लिए, वो आपने 30% के लिहाज से निकालनी है। आपकी प्रोडक्ट का 30% होगा आपका टोटल FBA फीस। प्रोडक्ट का 30% है आपका टोटल FBA फीस। दो चीजें होगी हमारी, लैंडिंग कॉस्ट और टोटल FBA फीस। थर्ड चीज क्या है? हमारा वैट। तो इसी लिहाज से, क्योंकि एक आइडियल है ना आपके लिए, इसी लिहाज से, क्योंकि वैट वैट वाली कंट्रीज यही है ना, वैट वाली कंट्रीज यूके है, ऑस्ट्रेलिया है। अब आगे हमारे पास फिर यहाँ पे यूएई आ जाएगा, फिर उसके आगे KS से आ जाएगा। तो आपने अब यहाँ पे वो ऐड करना है, ठीक है। लिस्टिंग आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आप लोगों को लिंक दिया हुआ है ना, ये ड्राइव का लिंक दिया हुआ है। अब आप लोगों ने मुझे एक दफा टोटल का, टोटल कौन कौन सी मार्केट्स हैं, टोटल मार्केट्स यूएसए का आप लोगों ने बना के दे दिया हुआ है मुझे। यूएसए का नहीं चाहिए अब आप लोगों से। मुझे किस चीज का चाहिए? मुझे आप लोगों से चाहिए यूके मार्केट के लिए, ऑस्ट्रेलिया मार्केट के लिए, ठीक है, सऊदीया मार्केट के लिए और यूएई मार्केट के लिए। इन चारों मार्केट्स के लिए मुझे आप लोगों से पर यूनिट, ज्यादा आगे ना जाए, पर यूनिट प्रॉफिट कैलकुलेशन, और सिर्फ उनकी आगे स्ट्रेटेजी, बजट स्ट्रेटेजी का मतलब कि रैंकिंग स्ट्रेटेजी बतानी है कि हम इस मार्केट में गिव अवे करेंगे, इस मार्केट में पीपीसी और फेसबुक ऐड करेंगे, इस मार्केट में हम लोग सिर्फ पीपीसी करेंगे। ये चीज बस आपने आगे मेंशन कर देनी, ताकि मुझे पता हो कि मैंने जो चीज आप लोगों को लास्ट मार्केट में बताई है उनका आप लोगों को आइडिया है या नहीं है, ठीक है। इसी तरह पे आप लोगों ने यूएई मार्केट के लिए 15% के लिहाज से वैट निकालना है। जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी उसका 15% निकालें, आपका आपके पास उसका वैट आ जाएगा 15% के लिहाज से, ठीक है। लेट्स सपोज अगर $10 है या 10 दिरहम है उसकी प्राइस, तो 1.5 दिरहम आपका वैट पड़ेगा उसके ऊपर। 5% है यूएई का। यूएई का 5% है, हाँ यूएई का 5% है, तो यूएई के 5% के लिहाज से निकालें। और सऊदीया का देख लें कितना बनता है, 7% है या जितना जितना भी है उसका, सऊदीया का फिर उस लिहाज से निकाल लें, ठीक है। तो जो जो वैट के आपको चार्जेस पड़े हैं जिस मार्केट में, उसके लिहाज से उसके वैट निकाल सर लें, सऊदीया में तो टोटल बहुत एक्सपेंस महंगा है कर सर। लें।
15% वैट है और 15% टैक्स है। हाँ, सऊदीया में 15% है जी, सऊदीया में 15% है, तो सऊदीया में 15% के लिहाज से निकालना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या है ना फिर फिर आप लोग ना किसी ऐसी प्रोडक्ट पे जाएं जो 10 दिरहम वाली या 20 दिरहम वाली है। आप कोशिश करें आप 30-35 दिरहम वाली प्रोडक्ट के ऊपर चले जाएं, महंगी प्रोडक्ट पे चले जाएं थोड़ी सी, ना बहुत छोटी प्रोडक्ट पे रहें। उससे ये होगा कि कम से कम आगे प्रॉफिट तो जनरेट हो जाएगा ना। जो टैक्स हैं आपके वैट के जो टैक्स हैं वो कवर हो जाएंगे, लैंडिंग कॉस्ट कवर हो जाएगी, आपकी ये क्या नाम है FBA फीस कवर हो जाएगी, उससे आपको प्रॉफिट भी आ जाएगा। 15-25% के करीब करीब का प्रॉफिट कर लें आप, ठीक है। तो आप उसका कर लें ना, छोटी प्रोडक्ट्स पे जाएं आप। तो सर वैट सऊदीया के में अलावा आप तो नहीं कोई अगर आपको टैक्स पड़ता? 15% वैट है, नहीं वैट के अलावा नहीं कोई टैक्स पड़ता है। अगर तो हम लोग प्राइवेट शिपिंग वगैरह करा रहे हो ना, खुद ही शिपिंग वगैरह करा रहे हो, इंटरनेशनल शिपिंग करवा रहे हो, तो उसके अंदर हमें कस्टम चार्जेस, फ्राइट चार्जेस वगैरह पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि हम किसी कंपनी के थ्रू करवाएंगे तो हमें वो चीज़ बियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारी टोटल जो चार्जेस होंगे ना वो उसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यही यही चार ओके से पांच चार्जेस हैं जो हमें पड़ते हैं, इन्हीं को हमने कैलकुलेट करना होता है। तो इस तरह आप लोगों ने 4 मार्केट्स के लिए पर यूनिट प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है मुझे। चाहे इसी शीट में कर दें, ये देखें जिस तरह ये शीट बनी हुई है ना, ये एक टेम्पलेट बना हुआ है, ये टेम्पलेट बना हुआ है। यहाँ पे यूके के लिए कर दें, यहाँ पे यूएई के लिए कर दें, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए कर दें, और यहाँ पे आप मुझे KSA के लिए कर दें, इसी टेम्पलेट के आगे आगे, ठीक है। और नीचे यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे बजट स्ट्रेटेजी और रैंकिंग स्ट्रेटेजी लिख के यहाँ पे मुझे यूके के लिए स्ट्रेटेजी बता दें कि यूके के लिए हम ये चीजें करेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मेथड यूज करेंगे, यूए के लिए ये मेथड यूज करेंगे, और KSA के लिए क्या करेंगे। मैंने आपको आइडिया दिया है, अब मैं देखता हूँ कि जो मैंने आपको आइडिया दिया था मार्केट के लिहाज से कौन ऐसा स्टूडेंट है जो उस आइडिया को, जिसने उस आइडिया को जहन में रखा है। अगर मैं वैसे KSA की बात करता हूँ तो KSA में क्या, किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, मुझे बता सकते हैं? आज भी हमने ये डिस्कस किया है। होलसेल सर। बिल्कुल 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 ठीक बात है, मैं यही सुनना चाह रहा था, होलसेल, जी ठीक है। सर, होलसेल। तो यूएई के लिए आप सिंपल होलसेल का करेंगे, KSA के लिए होलसेल का करेंगे, लेकिन फिर भी पर यूनिट प्रॉफिट कैलकुलेशन आप लोगों ने मुझे निकाल के देनी है KSA के लिए भी, ठीक है। ताकि मैं देखूं कि आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की या नहीं हो रही। क्योंकि आज भी अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं ना कि आज मेरी वो शायद आप लोग जानते हो, एक कंपनी नेम है उनका नेक्सस द ई कॉमर्स, नेक्सस DE कॉमर्स। तो वो बड़ा, मेरी आज उनसे हो रही थी ऑनलाइन मीटिंग वगैरह हो रही थी, तो वो बड़ा जोर दे रहे थे ये प्रोडक्ट एवेल्युएशन के अंदर। वो समझ रहे थे कि पता नहीं कोई नया नया बंदा है, प्रोडक्ट एवेल्युएशन नहीं आती है। तो लेकिन चलें खैर, मैं फिर भी इस वजह से मैं आप लोगों का जोर दे रहा हूँ कि प्रोडक्ट एवेल्युएशन शीट जनरेट करना सीखें। तो आज जो आप लोगों को टास्क दिया ना मैंने, इसमें चारों मार्केट्स आएंगी, और देखते हैं कि आप लोगों में से कौन ऐसा है जो बेहतरीन शीट मुझे बना के देता है। तो जो मुझे बेहतरीन शीट बना के दे देगा ना, तो मैं उसी दिन, आज अगर बना के दे देता है तुम आज, या कल तक बना के दे देते तो कल, मैं उस बंदे को बता दूंगा कि आगे चल के तुम्हारा स्कोप इस फील्ड में कैसा है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का स्कोप मुझे आप लोगों की प्रोडक्ट वैल्यूएशन शीट से आज पता लग जाना है, ठीक है। तो अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले मेरे से। सर ये उन सबको कह दें कि अपनी अपनी बनाए, वो जो आपने सेव की होगी ना उसके अंदर ना एडिट कर ले। हाँ, अपनी अपनी बना लें, अपनी अपनी बना लें। आप लोगों के सामने एक आइडियल एक टेम्पलेट बना हुआ है ना, ये तो चले एक ऐसा टेम्पलेट है कि मतलब बीच में चीजें घुसी हुई हैं, लेकिन क्योंकि हम मुझे इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप लोग इस टेम्पलेट की भी एग्जांपल ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ना हो, लेकिन इस जैसी या इससे बेहतरीन अगर आप कर सकते हैं तो आप वो बिल्कुल करें। बिल्कुल ये सर ये चीजें जो नहीं कि मतलब KSA और UAE मैंने है अगर यहाँ पे तो सर 10 की एग्जांपल लगाई, आप भी वहां पे 10 की लगा रहे हो, नहीं। आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से, जो प्रोडक्ट आप लोगों ने हंट करनी है उसके लिहाज से, जो आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट की है या यूके में जो की है, उसी उसी को आप KSA में भी यूज कर लें, उसी को आप यूएई में भी चेक कर लें। अगर तो वो यूएई और KSA में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, सेल्स वाली प्रोडक्ट है, तो आप उसी की कैलकुलेशन कर दें। लेकिन अगर आपको यूएई में, यूके में कोई और प्रोडक्ट है, यूएई में आपको कोई और प्रोडक्ट पसंद है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की करके दे दें मुझे, तब भी कोई इशू नहीं है मुझे। सर ये फाइनल हो जाती है ना जी आज, तो सर। सर ये सर मेरा एक काइंडली क्वेश्चन था। आप वैसे भी फाइल शेयर कर दीजिएगा एक्सेल की या गूगल शीट की ग्रुप के अंदर।
ये वाली जो अभी आपके सामने खुली हुई है। जी सर, जी ये सर। मतलब कि जैसे कंप्लीट हो जाती है ना, ये ग्रुप में भी सेंड कर दीजिएगा ये आप शीट। लोगों को जो लिंक मैंने दिया हुआ ना, ये साथ साथ उसके अंदर भी अपडेट हो रहा होगा, आप लोग चेक करें जाके। आप अगर जाके चेक करेंगे ना जी सर, हो रहा तो ये साथ साथ उसके अंदर अपडेट हो रहा है। है, गूगल शीट्स हैं सर जी। जी सर मेरा एक क्वेश्चन था, जी पूछें। सर ये जो KSA मार्केट है, यूएई मार्केट है, इसमें तो हम PPC कैंपेन का बजट नहीं रखेंगे ना? क्योंकि इसमें तो हमने प्रोडक्ट को रैंक ही नहीं करना, वो KSA में तो बिल्कुल छोड़ देना है, और यूएई में शायद हम PPC कर लें। सर पीपीसी तो कंपल्सरी बिल्कुल नहीं ठीक बात है, होती, एएससी में छोड़ दें। पीपीएससी जी बिल्कुल, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप? पीपीसी जो है किसी भी कंट्री में अगर लॉन्च करते हैं अपनी प्रोडक्ट तो पीपीसी कंपल्सरी नहीं होती, हम लाजमी साथ में स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कंफर्म होती है, लेकिन अब केएसए में हम पीएल कर नहीं ना रहे। स्ट्रेटेजी समझे ना, होलसेल में होलसेल का और पीपीसी का कोई कनेक्शन नहीं है। होलसेल में हम पीपीसी नहीं करते हैं, तो केएसए में हम पीपीसी नहीं चलाते। ठीक है, आप लोगों ने शायद देखा भी हो, अगर आप लोग केएसए मार्केट में या आज या कल गए हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि केएसए मार्केट में आप लोगों को कोई अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी प्रोडक्ट नजर आई नहीं जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड का टैग लगा होना है। अल्लाह की तरफ से कोई नहीं है। यूएई मार्केट में है कुछ ऐसी लिस्टिंग नजर आ जाती हैं, एक या दो, जिनके ऊपर स्पॉन्सर का टैग लगा होता है, जिस तरह सिर्फ एक ही है, ये देखें सिर्फ एक है, बाकी किसी ने पीपीसी नहीं चलाई हुई। सारे वेले बैठे हुए हैं और ऑर्गेनिक रैंक लेके बैठे हुए हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जिन्होंने पीपीसी चलाई हुई है। केएसए में इससे भी क्या गुजरा है, केएसए में तो बहुत सारी ऐसी निशीज हैं जिनमें कोई भी नहीं ऐसा जिन्होंने पीपीसी चलाई हो, सारे वैसे ही बैठे हुए हैं। यूएई में है दो तीन होते हैं जिन्होंने चलाई होती है। तो केएसए में क्योंकि ज्यादातर 90% 95% हो रहा है होलसेल, होलसेल का और पीपीसी का कोई कनेक्शन नहीं है, तो उधर चल भी नहीं रही है, तो उधर हम लोग केएसए के अंदर पीपीसी के एस्टिमेशन नहीं लगाते हैं। सर होलसेल का तो हमने देखा भी नहीं था, प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाते हैं तो कि हम बना के तो छोड़ देते हैं, फ्यूचर के लिए उसको हमने रखा हुआ है कि हमारा रैंक उतनी देर तक बन जाएगा जब तक वहां पे सेल आना शुरू होगी। वहां पे तो अभी पीपीसी चलाने का कोई मकसद ही नहीं जब सेल ही नहीं है उस मार्केट में। तो हम नहीं चलाएंगे, हम नहीं चलाएंगे। अब देखिए ना, अब यहाँ पे आप कह रही हैं कि आप एक लिस्टिंग, मैं बताता हूँ हो हकीकत में होगा क्या। आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे और उसको छोड़ देंगे ना, तो जब आप छोड़ देंगे ना उसको, तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर आके अटैच हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी स्ट्रेटेजीज का पता है कि इस बंदे ने लिस्टिंग क्रिएट करके छोड़ दिया ना, अगर इसका मतलब है ये फ्यूचर में कभी ना कभी इसके ऊपर जरूर आएगा, तो हम भी इसके ऊपर मीटू करके बैठ जाते हैं। फ्यूचर में जब ये ऊपर आएगा हम भी ऊपर आ जाएंगे। ये है उनकी स्ट्रेटेजीज। तो पीपीसी आप एस्टिमेशन नहीं लगाएंगे सर हम कि अगर ऐसे। अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा के तो फिर हम बैठे हैं वहां पे प्रोडक्ट को छोड़ दें तो कैसा रहेगा? हाँ छोड़ दें, लेकिन फिर भी हमें ये देखना जरूर पड़ेगा कि कौन हमारे पर मीटू कर रहा है। अगर कोई मीटू करेगा फिर हम उसको वहां से रिमूव करेंगे, तो ये चीज भी चलती रहेगी। छोड़ने से जो रैंक फ्रीज वाला वैसे सीन ये होगा हम वो ये तो नहीं ऐसे होगा कर बाद सकते में। हैं कि नहीं नहीं, रैंक फ्रीज वाला सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि अभी तो बेसिकली हमने उसको स्टार्ट ही नहीं ना किया। तो या तो ये होगा कि हमने उसको रैंक करके फिर वो डिक्रीज हुआ हो, ठीक है, और जब वो डिक्रीज हुआ हो तब उसका रैंक फ्रीज हो गया हो, तब हम कहेंगे कि इसका रैंक फ्रीज हो गया। लेकिन क्योंकि हम उसको ऊपर लेके ही नहीं आए, वो तो है ही पीछे, अभी लास्ट पेज पे है, या लास्ट पेज पे नहीं होता। मैं आपको बीच की बात बताऊँ ना, क्या चले बातें अब चल ही रही है, मैं आपको बीच की बात बताता हूँ। होता ये है कि जब आप यूएई या केएसए में कोई लिस्टिंग को लॉन्च करते हैं, तो स्टार्टिंग में वो लिस्टिंग आपको लास्ट पेज पे भी नहीं नजर आ रही होती, वो आपको लास्ट पेज पे भी नहीं नजर आ रही होती। क्यों? क्योंकि उस लिस्टिंग के ऊपर बाय बॉक्स नहीं होता है। यूएसए में नजर आ जाती है, यूके में नजर आ जाती है, यूके जैसे ही लिस्टिंग आप लाइव करते हैं ना, उसको बाय बॉक्स असाइन हो जाता है उन मार्केट्स में। इन मार्केट्स में लिस्टिंग्स को बाय बॉक्स असाइन नहीं होता, ये है अंदर की चीज, ये अंदर की चीज है, ये बंदा, ये कोई भी आपको ये बात नहीं बताएगा, ये अंदर की चीज है। तो उनको पहले फिर बाय बॉक्स असाइन करवाना पड़ता है। बाय बॉक्स असाइन करवाने के बाद उनको पहले, अगर तो बाय बॉक्स असाइन हो जाए, फिर उनको हम छोड़ दें, तब रैंक फ्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर ये करें कि हम बाय बॉक्स साइन करवाने के बाद उनको किसी रैंक पे लेके आए, टॉप पेजेस पे लेके आए, और फिर छोड़ दें उसको, और एक वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, हम फिर उसके ऊपर एफर्ट करना छोड़ दें, उसके ऊपर गिव अवे करना छोड़ दें, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, और एक लेवल पे आके वो रुक जाए, वो उससे डिक्रीज भी ना हो रही हो,
वो उस लेवल पे डिक्रीज भी ना हो रही हो, ना आगे जा रही हो ना पीछे जा रही हो, उस लेवल को हम कहेंगे कि ये फ्रीजिंग लेवल है इसका। फिर उस लेवल पे जाके फिर हमें थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, गिव अवे ज्यादा करने पड़ते हैं, कैंपेन भी चलानी पड़ती है, ठीक है। तो वो इस और बाय बॉक्स विन कैसे होगा, मतलब लिस्टिंग आपकी शो ही नहीं हो रही तो हम वापस कैसे लेके आएंगे उसको? ये एक स्ट्रेटजी है। एक तो स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी थी ना कि बाय बॉक्स विन करने की स्ट्रेटजी क्या है, एफबीए। FBA तो अगर आपने एफबीए ही किया हुआ है लेकिन फिर भी यू इन मार्केट्स में तो एफबीए चाहे एफबीए भी कर लो फिर भी आपकी लिस्टिंग नजर नहीं आती है। मैंने भी ये किया था, मैंने अपनी लिस्टिंग लाइव ही एफबीए के अंदर की थी लेकिन फिर भी बाय बॉक्स साइन नहीं हुआ। तो इसके और एक से दो और मेथड भी हैं, उनको हम इंशाल्लाह फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। सारी चीजें आज नहीं डिस्कस करनी मैंने। सर एक और चीज भी डिस्कस कर लें। मैं आज ही दस दूं के अगे मास्टर बन के बैठे हो। सर एक इंटरनेशनल शिपमेंट कैसे कैसे करनी है वो भी अभी रहता है किसी से इन कंट्रीज के अंदर। इंटरनेशनल शिपमेंट कैसे अलाउ करवानी है इस कंट्रीज सारी के अंदर? मेन चीजें मैंने ना अपने पास रखी हुई है, मैं चाह रहा हूँ कि टाइम आने पे बताऊंगा। सर एक और चीज भी बता दें सर कि अगर हमारे पास केएसए का सेलर अकाउंट हो तो हम उससे ग्लोबली यूके में या यूएस में कैसे सेल आउट कर सकते हैं और उसके क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, मतलब क्या उसमें हमारे लिए जो हैं वो मुश्किलात हो सकती हैं। इंटरनेशनल शिपिंग में यूएई मार्केट में कोई प्रोज एंड कॉन्स नहीं है, ठीक है। इसमें बस ये है कि आपको ना उधर का एक सेकंड बस, अच्छा उसमें यह है कि आपको बस उधर का बैंक अकाउंट बनवा लेना चाहिए या पेपॉल अकाउंट बनवा लेना चाहिए, या इसमें सिर्फ मुश्किल ये आएगी कि आपको उधर की मार्केट में अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो इन अगर मुश्किलात को आप सामना कर लें जो कि कह लें कि लीगल चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन ही हैं, तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को पूरा कर लेना फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आप इजीली अपने यूएई के अकाउंट से इंटरनेशनल क्या नाम है सेलिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप यूएई में बैठे हैं तब भी आपको लिए इजी होगा क्योंकि आप इंटरनेशनल इन्वेंट्री मंगवा के उधर अपने वेयर हाउस में भी जो आ सकते हैं और उधर से वही हैंडल करेगा, आपको वहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे होंगे तब शायद आपको वहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस की या कम से कम फिजिकल अपीयरेंस की नहीं तो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको, एड्रेस वगैरह, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपकी बिलिंग एड्रेस वगैरह, ये सारी चीजें। सर यूके में मतलब अगर मैं सऊदीया से यूके में करता हूँ तो मुझे यूके के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, बिल्कुल एड्रेस बिल्कुल वगैरह। बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलें ठीक। आपको आपको कम से कम तो आपको वहाँ का बैंक अकाउंट बनवाना पड़ेगा, आपको वहाँ का पेपॉल बनवाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक तो है अगर सर। आप ये दो चीजें कम से कम कर लें तो फिर शायद आपको वहाँ का जो लाइव एड्रेस वगैरह है वो ना देना पड़े। लेकिन अब बैंक वालों को भी डिटेल्स का नहीं ना पता कि बैंक वाले भी कहेंगे हमें अपना एड्रेस दो और एड्रेस यूके का ही होना चाहिए क्योंकि ब्रेग्जिट आया हुआ है। ब्रेग्जिट में हर यूरोपियन जो है ना मार्केट प्लेस उसने कहा कि भाई जिस मार्केट प्लेस में जाना है उस मार्केट प्लेस के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर बैंक अकाउंट भी बनवाना है ना तो उस मार्केट प्लेस के बैंक अकाउंट की डिटेल उधर का एड्रेस होना चाहिए। जिस तरह फ्रांस वालों ने कह दिया है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे स्वीडन वालों ने कह दिया है, जर्मनी वालों ने तो काफी टाइम पहले ही कह दिया था, यूके वाले भी अब अलहदा हो गए हुए हैं। तो ये इशू आ रहा है, यूके में इशू आ रहा है, शायद ये इशू आपको यूएसए में ना फेस करना पड़े। ठीक है सर यूके यूएसए वाले जो सेल ग्लोबली करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के डॉक्यूमेंट्स फुलफिल किए होते हैं देन वो सेल ग्लोबली पे आते हैं। हाँ ऑस्ट्रेलिया में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं ये। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी कहती है भाई इधर से बनाओगे, बैंक अकाउंट बनवाओगे, पेपाल बनवाओगे, एड्रेस वगैरह शो करवाओगे तो आपको यहाँ पे सेलिंग अप्रूवल होगी वरना नहीं होगी। वैट रजिस्टर अब यहाँ पे ना एक एक चीज ये है कि अगर आप किसी बाहर के अकाउंट से बैठ के किसी वैट वाली कंट्री में सेलिंग करते हो ना तो आपके ऊपर ज्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। गवर्नमेंट कहती है चलो यार थोड़ा फ्री हैंड दे दो, आज नहीं 2 महीने बाद आप वैट रजिस्टर करवा लेना। लेकिन अगर आप वैट वाली कंट्री से बैठ के ही वैट वाली कंट्री के ऊपर क्या नाम है लॉन्च करना चाहते हो तो फिर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि लॉन्च करने से पहले वैट को रजिस्टर कराओ, अगर नहीं करोगे तो लॉन्च नहीं होगी आपकी। अच्छा सर, ये जो हम लोग बजट कैलकुलेशन करेंगे इसके अंदर हम लोग ये ब्रांड रजिस्ट्री का सारा डालेंगे कि इतना खर्चा उस पे आएगा जैसे ऑस्ट्रेलियन मार्केट वगैरह पे? सब कुछ डालेंगे आप लोग इसके अंदर, सब कुछ डालेंगे। शीट आपकी पूरी, मैंने जिस तरह आप लोग अपनी शीट दिखाई थी ना, मेरी शीट के अंदर सिर्फ पर यूनिट प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं था, मेरी शीट के अंदर सिर्फ ये कंपेन का बजट, सिर्फ ये फेसबुक ऐड का बजट, सिर्फ ये गिव अवे का बजट नहीं था।
मेरी कैंपेन के अंदर ये ब्रांड रजिस्ट्री का बजट भी था, मेरी कैंपेन, मेरी जो शीट थी उसके अंदर ट्रेडमार्क का बजट भी था, मेरी शीट के अंदर जो हमने वीडियो क्रिएशन पे बजट लगाया है वो भी था। उस सब कुछ आपको ऐड करना पड़ता है, खासकर अंग्रेजों सर को जब ये आपने सर ये अंग्रेजों के मैं एक साथ जगह काम। पढ़ रही थी कि वीडियो क्रिएशन का जो है वो $300 होता है पर वीडियो। सर ऐसा ही है? ये किसी ने पोस्ट शेयर कर दिया, आप आपने माल वीडियो क्रिएशन आप डिपेंड करता है ना, वीडियो क्रिएशन आप किसके लिए करवा रहे हैं। अगर तो लिस्टिंग में ऐड करने के लिए करवा रहे हैं तो $300 आप फजूल में लगा रहे हैं। फजूल में क्या, मैं तो कहता हूँ सिर्फ ज़ाया कर रहे हैं। वीडियो आपकी हाँ एक ऐप है, उसमें आप सिंपल इमेजेस के थ्रू अपनी इजी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट की थी अपनी लिस्टिंग के लिए। हाँ, लेकिन जब आप पीपीसी वीडियो कैंपेन के लिए आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल के ऊपर जाना पड़ता है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग का नहीं पता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एक डायमेंशन वगैरह होती हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं, तो उसमें फिर आपको जाना पड़ता है उसके साथ। लेकिन वो चीज़ भी, क्योंकि अगर आप इमेजेस उसको प्रोवाइड कर दो ना उस बंदे को, तो वो $5 से $10 में आपका काम कर देता है। सही हो गया सर। अच्छा सर, एक और मेरा क्वेश्चन था कि एक कल ना एक मतलब इस तरह से एक बंदा था, उसने पोस्ट लगाई हुई थी कि वो मतलब खैर जो भी था, उसने बाद में एक टास्क दिया एक लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए। उसने दी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में कि आप मुझे ये लिस्टिंग बना के दें। उसने एक वो अपना बताया, कॉम्पिटिटर बताया, उसके अकॉर्डिंगली मैंने उसको लिस्टिंग बना के दी। लेकिन उसने कहा कि ये आपने बहुत ब्रीफ लिखा है, ये अपने उस पे फुल लिमिट पे नहीं है। तो मतलब मैंने उसको एग्जैक्टली वैसा बनाया था जैसे उसने मुझे कॉम्पिटिटिव भेजा था। मुझे नहीं पता था कि वो उसे बाद में वो बता रहा था कि इसकी 200 बाइट्स होना चाहिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और 100 बाइट्स होना चाहिए इसकी बुलेट पॉइंट्स, और 200 कैरेक्टर्स होने चाहिए टाइटल के। तो सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितने बाइट्स हो चुके हैं? अच्छा, 200 कैरेक्टर्स अमेजोन के लिए? जी सर। उसने कहा कि उसका उसका कोई रिश्तेदार अमेजोन में लगा हुआ है जो उसको 200 कैरेक्टर्स ऐड करने की इजाजत देगा, 200 या उसका कोई, मेरे ख्याल से 80 करेक्टर्स। उसका फादर मेरे ख्याल से सर मुझे अभी इसमें भी समझ में आया कि 200 कैरेक्टर्स का मतलब 200 वर्ड है या 200 लेटर्स है? वर्ड्स ही होते हैं ना, लेकिन 80 कैरेक्टर्स अलाउ होते हैं। 80 कैरेक्टर्स का मतलब ये है कि अमेजोन कितने कैरेक्टर्स हो गए, AMAZON 6 कैरेक्टर हो गया आपके। स्पेसेस भी देनी है। बिल्कुल, स्पेसिस भी देनी है आपकी, वो भी आपके कैरेक्टर्स हो गए। जी तो सर। बिल्कुल सर। 200 कैरेक्टर उसे कहें कि आप जयपुर हो, अगर आपके रिलेटिव हैं तो तब भी आप ये काम कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते फिर। तो उसे कहें कि सही आप हो गया टेंशन सर। ना कर ले मेरे ऊपर, मुझे पता है कि काम कैसे होने हैं। मुझे पता है कि 80 कैरेक्टर्स तो अप्रूव ही नहीं हो सकते, 80 कैरेक्टर्स से ज्यादा, तो आपने 200 कैरेक्टर्स कैसे ऐड कर लेने हैं? ठीक है, यस सर। सर आप इतनी बड़ी बता रहे थे कि टाइटल के अंदर 200 कैरेक्टर्स आ जाती हैं। नहीं, टाइटल के अंदर 80 कैरेक्टर्स से ज्यादा नहीं आते हैं। किसने कह दिया 200 कैरेक्टर्स से ज्यादा सर होते हैं आप आपके? कह रहे थे अगर वो बाद में ब्रांड रजिस्टर हो जाए तब आ जाती हैं। नहीं, तब भी नहीं आते हैं। अच्छा, तब भी 80। सर ये फिर बाकी लोगों ने कैसे टाइटल के अंदर जो है वो 200 कैरेक्टर्स का बल्कि किसने 80 किए कैरेक्टर से हैं? ज्यादा दिए हुए हैं। किसने किए हैं? सर ये जितनी भी लिस्टिंग्स अगर हम देखते हैं यूके यूएसए में, तो वहां पे तो 80 कैरेक्टर से ज्यादा ही हैं। पता नहीं, मुझे अब इस चीज का नहीं पता, लेकिन लिमिट है। मैं तो आज तक जब भी काम किया है 80 कैरेक्टर से जैसे ही मैं आगे जाता हूँ ना, वो मुझे एरर शो करा देता है, चाहे मेरा रजिस्टर्ड ब्रांड हो नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड हो। अब पता नहीं, या तो उनमें कोई टूल होता है ना, कि या तो कोई स्पेसिफिक टूल यूज कर रहे हो वो। Amazon एफिलिएट टूल्स होते हैं, जिस तरह Amazon एफिलिएट टूल्स होते हैं जो कि हमारी इन्वेंट्री लिमिट्स को इंक्रीज कर देते हैं, आजकल बड़े कॉमन है वो टूल्स। ठीक है, उसी तरह क्या पता कोई नया मार्केट में टूल आया हो जो कि 200 कैरेक्टर्स के करीब लेके गया हो लिमिट को टाइटल की, हो सकता है। लेकिन मैंने आज तक इस चीज को नहीं देखा है, अगर आप लोग देखें तो मेरे साथ भी शेयर करें। जी चलो सर। भी चेक कर लें कि एवरेज क्या है। कोई ऐसी लिस्टिंग क्रिएट हुई वो हमें भी दिखा दें। वैसे मैंने भी देखा नहीं है 80 करेक्टर से ऊपर हो, अगर कोई है तो सर्च में दिखा दें हमें भी। हम्म, ठीक है। तो अमामा आप उनसे कहें कि आपकी तो लिमिट 80 कैरेक्टर्स की है, ठीक है, तो 80 कैरेक्टर्स तक ही रहें, और जो बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन की आपने बात की है वो ज्यादा से ज्यादा हो तो अच्छा रहेगा। तो उसको भी ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। उसमें आप कह सकती हैं कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने की आप कोशिश कर सकती हैं, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि 100 बाइट और 200 बाइट को किस तरह आपने पूरा करना है। जी सर, यही मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हमें पता कैसे चलेगा कि 200 बाइट्स हो गए हैं या 100 बाइट्स हो गए हैं। हाँ, ये मुझे भी इसी चीज की समझ नहीं आ रहा है कि सर अब किसी के 100 पास। कैरेक्टर्स मींस 100 बाइट्स होगा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है 100 वो कैरेक्टर्स की बात करना, 100 कैरेक्टर्स नहीं होंगे, 100 वर्ड्स होंगे। 100 कैरेक्टर्स तो बहुत थोड़े हो जाएंगे वो डिस्क्रिप्शन के लिए ना।
जी सर, वो 100 तो वर्ड्स बहुत होंगे। कम है 100 कैरेक्टर्स तो। हाँ 100 वर्ड्स होंगे, तो आप उससे कहें कि ठीक है मैं 100 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन आपको बना देती हूँ। बुलेट पॉइंट भी एक बुलेट पॉइंट में आप बता दें कि एक बुलेट पॉइंट कितने वर्ड्स का होना चाहिए, वो भी बना देंगे आपको, कोई इशू नहीं है। और HTML भी ऐड करवा दें उसके अंदर। ठीक हो गया सर। वैसे मैंने उसको पूछा था, उसने कहा था HTML नहीं यूज करनी इसमें, तो नहीं फिर करनी, मैंने जी सर HTML का उसने कहा था नहीं करनी। सिंपल कर दें फिर, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। सर जी बोले। जी, वो मैंने ये पूछना था कि यूके में तो वैट बहुत नेसेसरी है, तो विदाउट वैट हम अपनी शिपमेंट नहीं करवा सकते? यूके में वैट नेसेसरी है जी, बिल्कुल। आप विदाउट वैट नहीं करवा सकते वैट, शिपमेंट बिल्कुल भी नहीं करवा सकते? नहीं करवा सकते। अब इसमें लिमिट नहीं है ना, लिमिट है एक। अगर तो आप किसी और मार्केट के सेलर हो, लेट्स सपोज आप यूएसए के सेलर हो जहाँ पे आपको वैट नहीं पड़ता है, और आप पहली दफा यूएसए से सेल ग्लोबली करके यूके में आए हो, यूएसए के अकाउंट से एक नॉन वैलिड वैट अकाउंट से जिसके ऊपर वैट नहीं, ठीक है, उधर आपने सेलिंग स्टार्ट किया है, तो आपके ऊपर अभी लिमिट नहीं लगी है वैट रजिस्ट्रेशन की, तो तब आप करवा सकते हैं। सर लेकिन वैट रजिस्ट्रेशन का भी बता दें थोड़ा सा, वो कैसे रजिस्टर करवाते हैं? वो इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस कर लेंगे, वैट को ना, वैट सर कैसे वैट रजिस्टर की और करते सर अगर वैट प्रोसेस में हो, इन हैं। प्रोसेस हो, तो तब भी नहीं करवा सकते हम? नहीं तब भी नहीं करवा सकते, वैट होगा, वैट का आपको वो नंबर होता है, वैट रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप अपने अकाउंट को उसके साथ अटैच करोगे, आपका अकाउंट वैट वेरीफाइड होगा, फिर ही आप करवा सकोगे, अंडर प्रोसेस वाला काम जी नहीं होगा। जी ठीक है, सर अब इसका एक प्रोसेस क्वेश्चन भी आ रहा था। काइंडली बता दीजिएगा। सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था, सर पूछ सकता हूँ? जी पूछे। सर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी सर उस तरह से पैकेजिंग नहीं हो सकती, मतलब कि हमें तो प्रोडक्ट लेबल चाहिए होते हैं ना अपनी इन्वेंट्री को वेयर हाउस में भिजवाने के लिए। बिल्कुल। तो सर कुछ ऐसी मतलब यूनिक प्रोडक्ट्स हों जैसे कि उनकी पैकेजिंग के ऊपर प्रोडक्ट लेबल ना नजर आ रहे हों, तो सर उनके ऊपर क्या स्टिकर लगाया जाता है फिर दोबारा से? नहीं स्टिकर वैसे रिकमेंडेड नहीं है, स्टिकर वैसे रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप कह लेंगे बहुत ही रेयर कंडीशन हो, बहुत ही रेयर कंडीशन, तो पहले आप अमेजोन से पूछें, केस ओपन करें, उनको अपनी ये प्रोडक्ट की इमेजेस भेजें, उनको कहें कि मेरी ये प्रॉब्लम है और इसके ऊपर पेस्ट नहीं हो सकता इसकी पैकेजिंग के ऊपर ना, तो मैं क्या करूं फिर? या तो वो आपको कहेगा कि या तो आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ही लेबल को ना वो करवा लें, इनग्रेव करवा लें। हाँ, या आप ऐसा करें या तो स्टिकर लगवा लें, दोनों में से जो सोल्यूशन फिर वो आपको देगा वो आप चूज कर लें, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। जी सर, इसीलिए सर इनग्रेविंग तो फिर बड़ी महंगी पड़ जाएगी ना? कस्टम कस्टम करवाना ना, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं उनको कहेंगे मैंने कस्टमाइज करवाना है और ये मैंने उसके ऊपर ही करवाना है, ठीक है, तो वो ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं, खासकर चाइना वाले ना वो सस्ते में कर देते हैं, कोई 0.1 0.2 सेंट्स का बस इंक्रीज पड़ता है आपको कस्टमाइजेशन के अंदर, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ता है। नहीं सर, जैसा वो ये हर एक प्रोडक्ट, हर लोगो एक भी तो पीस उसके के ऊपर ही, ऊपर। हाँ लोग काफी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनका लोगो भी वो उसी के ऊपर ही, प्रोडक्ट के ऊपर ही बनवाते हैं, तो वो भी लोगो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवा देते हैं ना प्रोडक्ट के ऊपर, अगर आप कस्टमाइज ऑप्शन सेलेक्ट करें और कहें कि मैंने लोगो अपना प्रिंट इसके ऊपर ही करवाना है, ठीक है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लोगो ना आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ही वो कर देते होते हैं, उसमें कोई इशू सर नहीं होता है। लोगो तो ओवरऑल हर प्रोडक्ट हर पीस के लिए सेम होगा ना, पर ये लेबल तो सर लेबल के कैरेक्टर्स तो लेवल डिफरेंट होंगे। डिफरेंट होंगे बिल्कुल, और इसमें फिर ऑब्वियसली आपको चार्जेस पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, जिस तरह कहते हैं ना कि अमेजोन बहुत थोड़ी चार्ज करता है, 100 यूनिट्स की लेबलिंग करने के पीछे $100 चार्ज करता है या $10 चार्ज करता है, $10 करता है सॉरी, हाँ, इसी तरह वो वाले वो भी करते हैं, वो तकरीबन कोई 0.1 0.2 0.3 सेंट का इंक्रीज करेंगे, लेकिन फिर वो कर देंगे। लेकिन मोस्टली क्या चीज होगी, आउट ऑफ 70% आपका क्या होगा, यही होगा कि या तो आप स्टिकर अटैच करोगे या आपको बाउंड किया जाएगा कि नहीं आपने प्रिंटिंग करवानी है। वैसे मेरे ख्याल में कोई ऐसी प्रोडक्ट है तो नहीं जिसके ऊपर ऐसी कंडीशन हो कि इसके ऊपर प्रिंट नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से कोई ऐसी ही चीज नहीं है, क्योंकि बॉक्स होंगे ज्यादा से ज्यादा, या प्लास्टिक के वो प्लास्टिक के बॉक्स होंगे, ठीक है, वो प्लास्टिक वाले बैग्स होते हैं ना वो होंगे, अगर आप ज्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट करते अपनी लॉन्चिंग के अंदर, तो प्लास्टिक बैग के ऊपर भी वो प्रिंट हो सकते हैं, और वो जो कार्टन होता है उसके ऊपर भी प्रिंट हो सकते हैं,
मेरे ख्याल से ऐसी कंडीशन आपको सामने आएगी नहीं। सही हो गया सर। सर अभी आपने बोला है कि अमेजोन चार्ज करता है 100 यूनिट के $10, तो ये कौन से अमेजोन चार्ज, किस चीज के चार्ज करता है ये? कंफ्यूजन इंक्रीज हो जानी है। ये होते तो ये प्रिपरेशन चार्जेस ही होते हैं, बहुत रेयर कंडीशन होती है प्रिपरेशन चार्जेस की। ये ना एक अलग टॉपिक है हमारा ना, जब सोर्सिंग से आगे और अमेजोन में इन्वेंट्री सेट होने तक बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। तो उसके लिए मैंने एक अलग लेक्चर रखा हुआ है, इंशाल्लाह ये सारी चीजें ना हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे।